आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है पीजेंट अपराइजिंग्स। यानी पीजेंट्स मतलब जो किसानों ने कुछ विद्रोह किए, कुछ रिवोल्ट्स किए, उनके बारे में हमें पढ़ना है। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? ट्राइबल अपराइजिंग्स, यानी कुछ पर्टिकुलर समुदाय, कुछ ट्राइब्स ने रिवोल्ट्स किए थे, उनके बारे में पढ़ा था। तो वो भी छोटा सा वीडियो था, ये भी काफ़ी शॉर्ट वीडियो होने वाला है। इसमें हम टोटल 5 रेबेलियंस पढ़ेंगे, 5 मूवमेंट्स पढ़ेंगे, कहाँ पे हुए, किस साल में हुए, किसने किए, बस इतना ही पढ़ना है। बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन आने के चांसेस इनमें से कम रहते हैं। आ भी जाए तो भी मोटा मोटा क्वेश्चन आएगा कि किसने किया, कौन से स्टेट में हुआ, ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इतनी सी चीज़ के लिए हम बहुत टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो एक शॉर्ट वीडियो आज रहेगी। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के साथ में ही नोट्स बनाते चले। हमें पढ़ना है पीजेंट अपराइजिंग्स, यानी किसानों ने जो विद्रोह किए अलग अलग स्टेट्स में, उनके ऊपर जो जुल्म हो रहे थे उनके रिगार्डिंग। तो वो जुल्म कैसे थे, क्या उन पे ऑपरेशंस लगे, वो हम पढ़ते चलेंगे। हर एक जगह अलग अलग, कहीं पे कर सिस्टम ज़्यादा था, कहीं पे कुछ था, कहीं पे कुछ था, तो वो सब हमें पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट हमारा आता है इंडिगो रिवोल्ट। इंडिगो क्या होता है? नील की खेती। जैसे इसमें क्या होता था ना कि फोर्स किया जाता था कि आप इसी चीज़ को प्रोड्यूस करो अपनी ज़मीन पे, इसी चीज़ की पैदावार करो। ठीक है, पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो ऑन देयर लैंड्स अनविलिंगली बाय द यूरोपियन ओनर्स। जिनकी वो ज़मीन होती थी, या फिर जो यूरोपियंस जो उस एरिया को कंट्रोल करते थे, मेनली ब्रिटिशर्स, तो वो क्या करते थे, किसानों को फोर्स करते थे कि आपको नील की खेती ही करनी होगी अपनी ज़मीन पे। अब नील की खेती करने के फ़ायदे और नुकसान क्या थे? देखिए, फ़ायदा तो कुछ नहीं था। नुकसान ये था कि जिस ज़मीन पे 1 या 2 बार नील की खेती हो जाए, फिर वो बंजर हो जाती है, तो उस पे और कुछ प्रोड्यूस करना काफ़ी टफ हो जाता है। बहुत फर्टिलाइज़र सब कुछ डालने के बाद भी चांसेस कम है कि कुछ प्रोड्यूस हो। ठीक है, और दूसरा कि इनकम कम होती थी, क्योंकि उस टाइम इंडिगो क्या होता है, कलर देना, नील, है ना। वैसे ही डाई सिस्टम जो है वो जर्मनी साइड चल पड़ा था, तो इंडिया में उस चीज़ का भी इम्पोर्ट हो रहा था। तो ये इतना बिकता भी नहीं था, ऐसा नहीं था कि पैसा बहुत आएगा, है ना। तो मतलब किसान पसंद नहीं करते थे नील की खेती करना, बट ब्रिटिशर्स उन पे इम्पोज करते थे। अब क्या हुआ, पहले धीरे धीरे उन पे ज़बरदस्ती करते गए, लेकिन होता क्या, एक टाइम पे आके वो गुस्सा फट जाता है ना। तो वही चीज़ हुई, एंगर एक्सप्लोडेड। कहाँ पे? गोविंदपुर विलेज था, गोविंदपुर गांव था, नादिया डिस्ट्रिक्ट बंगाल में। वहाँ पे अंडर दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास, इन दोनों के अंडर हुआ रिवोल्ट, जिसे इंडिगो रिवोल्ट का नाम मिला। बाद में इंडिगो कमीशन भी बनाया गया 1860 में, टू चेक द एब्यूज़ ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन, कि किसानों के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, तो उसको चेक करने के लिए कमीशन भी बनाया गया। ठीक है, अब इसके बारे में आप चाहें तो आप इन डिटेल और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं, बट ये टॉपिक्स ऐसे है ना कि जितना मर्जी पढ़ लो, चांसेस क्वेश्चन आने के कम है, तो आपकी सारी मेहनत वेस्ट जाएगी। एंड मैंने किसी भी पेपर में, मैंने काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं, एटलीस्ट अपनी स्टेट के देखे हैं, तो वहाँ पे मैंने कभी ट्राइबल एंड पीजेंट अपराइजिंग से क्वेश्चन नहीं देखा है। बट वही चीज़ है कि हमें टॉपिक स्किप नहीं करना है, हम तो पढ़ेंगे बट इसको थोड़ा डेप्थ में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है पबना मूवमेंट। कहाँ हुआ, कौन से साल में हुआ, ये तो पता ही होना चाहिए। तो ये हुआ ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ पीजेंट्री बाय द जमींदार्स। जमींदार समझते हैं, जो लैंड के ओनर खुद को कहते थे, और पीजेंट हो के किसान, जो उनकी ज़मीन पे खेती बाड़ी करते थे। कुछ परसेंट ज़मींदारों को दे देते थे, कुछ अपने पास रखते थे, तो उनको किराया नहीं देना पड़ता था, क्योंकि वो जो प्रोडक्शन है उसी का कुछ पार्ट दे देते थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ज़मींदार जो है अलग अलग से शर्तें किसानों के ऊपर दबाव बनाते थे, उन शर्तों का अलग अलग से नई नई से रूल्स लाते थे। तो बस उसी ऑपरेशन की वजह से पबना मूवमेंट हुआ। पबना डिस्ट्रिक्ट ईस्टर्न बंगाल में 1872-76 में। ये भी बंगाल में हुआ, ये भी बंगाल में हुआ। ठीक है, एक नादिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ, एक पबना डिस्ट्रिक्ट में हुआ। बंगाल वालों के लिए तो ईजी है दोनों चीज़ें याद करना, बाकी स्टेट्स वालों को मुश्किल हो सकती है ना, जिनके लिए वेस्ट बंगाल वाला एरिया बहुत दूर है। सो नेक्स्ट आता है हमारा मोपलाह रेबिलियन। मोपलाह रेबिलियन मालाबार रीजन में हुआ। अब देखो, ये भी धीरे धीरे होता रहा, छोटे मोटे रिवोल्ट्स होते रहे, ब्रिटिशर्स उसको सुप्रेस करते रहे, बट जो मेन रिवोल्ट है वो अगस्त 1921 में हुआ, थोड़े बड़े लेवल का। ठीक है, Now, due to operation and exploitation of the Muslim मोपलाह peasants, जो मुस्लिम मोपलाह किसान थे उनको सुप्रेस किया जाता था, उनका एक्सप्लॉयटेशन समझते हैं, मतलब एक्सप्लॉयट किया जाता था उनको हिंदू ज़मींदार और ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो बस इतना ही है। मालाबार रीजन अगस्त 1921 मोपलाह मुस्लिम पीजेंट से उनको जो है सुप्रेस किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट आता है बिजौलिया मूवमेंट। बिजौलिया मूवमेंट हुआ राजस्थान में ड्यू टू द इम्पोजिशन ऑफ 86 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेसेस ऑन पीजेंट्स।
इसका मतलब है किसानों पर 86 अलग-अलग तरह के कर लगाए गए। ये जो इस मतलब ऐसा नहीं कि 86 एक ही किसान पे लगाए गए, 86 टोटल 86 अलग-अलग तरह के कर जो है वो लिस्ट किए गए। तो किसी किसान को 4 देने पड़ते थे, किसी को 6 देने पड़ते, किसी को 3 देने पड़ते थे। तो उससे क्या हुआ कि उनका काफ़ी जो वो कमाते थे, जो उनकी इनकम हो रही है वो सारी तो कर में चली जाती थी, उनके पास बचता ही कुछ नहीं था। तो उसके अगेंस्ट जो है बिजौलिया मूवमेंट हुआ राजस्थान में, राइट। अब हम पहुंच गए हैं आज के लास्ट टॉपिक की ओर, जो कि है तेभागा मूवमेंट। ये भी बंगाल में हुआ। तो देखिए सारे बंगाल में हुए, ऑलमोस्ट 3 बंगाल में हुए, एक मालाबार रीजन, एक राजस्थान, 5 ही हमने पढ़े सॉरी। तो जो तेभागा मूवमेंट था बंगाल में हुआ, किसान सभा के द्वारा किया गया। इसमें क्या था, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि किसानों को क्या करना पड़ता था ना, हाफ ऑफ देयर हार्वेस्ट टू द ओनर। अपना जो भी प्रोडक्शन होगी उसका आधा जो है वो ओनर को देना पड़ता था। अगर 50 केजीज़ की प्रोडक्शन है तो 25 केजीज़ ओनर को देना पड़ता था। 25 केजी बचा, उसमें से कुछ उनको अपने यूज़ के लिए रखना पड़ता था, कुछ बेचना पड़ता था। तो क्या ही वो उससे मतलब इनकम कमाएंगे, है ना। तो अब ये तेभागा मूवमेंट इसलिए हुआ दैट द पीजेंट वांटेड टू गिव तेभागा, दैट इज 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस टू द ओनर टू रिड्यूस द शेयर गिवन। अब क्या हुआ कि वो चाहते थे, यानी किसान चाहते थे कि हम 1/3 देंगे। अगर 30 किलो हमारी प्रोडक्शन होगी तो हम 10 केजी जो है ओनर को देंगे। अदरवाइज़ क्या था, 10 में से 15 देना पड़ता था। तो वो चाहते थे कि हम 1/3 ही देंगे ओनर को और 2/3 हम अपने पास रखेंगे, उससे अपना भी गुजारा करेंगे और उसे बेचेंगे भी, तो ताकि शेयर जो देते हैं हम ओनर को वो कम हो जाए। बस ये था तेभागा मूवमेंट। अब देखिए आपको करना क्या है, अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है, एक इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है। अब आप जिस भी एग्ज़ाम पे फोकस कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखें और उसमें देखें क्या आपके एग्ज़ाम में पीजेंट अपराइजिंग्स आती हैं या ट्राइबल अपराइजिंग्स आती हैं। अगर आती हैं तो आप इन डिटेल इन पाँचों को पढ़ सकते हैं, क्योंकि यही हैं 5, इसके अलावा 2-4 और होंगे, बट यही हैं जो मेन है। बट यही 5 हैं जो मेन है जहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अगर ऐसे क्वेश्चन मूवमेंट्स या रिवोल्ट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आपको मिल रहे हैं, तो आप इनको और डिटेल में कर लें, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे नहीं पढ़ाया बहुत ज़्यादा डिटेल में, अदरवाइज़ थोड़ा सा बोरिंग ये है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।